गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था पॉलीमर का इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो पहले तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हमने तीन तरीके से देखा था। वो चीज हम क्विकली पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन देखी थी। पहले जो टाइप्स था वो एक बेस्ड ऑन सोर्स, उसमें नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक टाइप था। दूसरा जो था वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में भी पॉलीमर के तीन टाइप्स होते हैं, ब्रांच्ड, लीनियर एंड नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉलीमर है वो है, तीसरा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें भी दो सब टाइप्स आते हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसमें भी एडिशन पॉलीमर जो है उसमें अगेन दो सब टाइप्स आते हैं। पहला तो है होमोपॉलीमर एंड दूसरा है वो है कोपॉलीमर। ठीक है, अब होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, दोनों के एक एक एग्जांपल भी बताया था। लेकिन आज हम एक और एग्जांपल है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है, ये कौन सा पॉलीमर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये होमो है या फिर को है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका मोनोमर कौन सा है ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसका मोनोमर है स्टाइरिन, ये है स्टाइरिन। ठीक है, स्टाइरिन का हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उसमें से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीस्टाइरिन। CH2 N ये है पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, तो ये तो एक ही मोनोमर हुआ जो पॉलीमर। C6H5 मींस इट इज फिनाइल, इतना ही, इसको हम बोलते हैं C6H5। ठीक है, तो ये है स्टाइरिन, CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक ही मोनोमर हुआ। एक ही मोनोमर में से जो पॉलीमर बनते हैं उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो ये जो एग्जांपल आपको दिया है ये किसका है, पॉलीस्टाइरीन का है। लेकिन इसको आपको बताना है होमो है या फिर को है, तो ये कौन सा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, तो इसके बाद आगे का जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है, बेस्ड ऑन मोलेकुलर फोर्सेस polymer can be divided into four parts. ठीक है, based on molecular forces polymer can be divided into four part। polymer का classification based on molecular forces। ठीक है, based on molecular forces polymer can be divided into four part। first one is elastomer, second one is fibers, third one is thermoplastic and fourth one is thermo सेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो अभी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कल ही कि पॉलीमर है उसकी वेरियस एप्लीकेशन है, वेरियस फील्ड्स के अंदर उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर उसकी एप्लीकेशन है, तो कौन सा पॉलीमर कौन से फील्ड के अंदर हमें यूज करना है तो हमें पता होनी चाहिए पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आइडेंटिफाई होती है पॉलीमर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उससे हमें पता चलती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस कितनी है, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें पता होगी कौन से पॉलीमर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तब जाके हम पॉलीमर है वो किस फील्ड के अंदर किस एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो पहला टाइप है वो है इलास्टोमर, दूसरा टाइप है फाइबर, तीसरा टाइप है थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ वन है वो थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर मींस व्हाट, आपको पता है इलास्टोमर मींस रबरी टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलास्टोमर। अब इलास्टोमर है उसके अंदर कौन सा फोर्सेस होगा, वीक फोर्सेस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगा, क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है वो वेदर इट इज वान डेर वाल्स बॉन्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक पॉलीमर को हम क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे और पॉलीमर को कौन सी एप्लीकेशन के अंदर हम यूज करना है वो हम देख सकेंगे। ठीक है, तो जो इलास्टोमर है उसके अंदर वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो होगा, इसकी वजह से वो उसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं इलास्टोमर को। ठीक है, और जो इलास्टोमर है उसके अंदर चेन होगी, उसकी जो चेन उसके अंदर थोड़े थोड़े क्रॉस लिंकिंग होंगे, वो क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से अगर हम फोर्स है वो से फॉर एग्जांपल मैंने इलास्टोमर एक टाइप ऑफ मटेरियल को ऐसे खींचा
और उसको फोर्स है वो मैंने रिलीज कर दिया, तब जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अंदर इजीली है वो आ सकता है। इसलिए वो इलास्टोमर के अंदर थोड़े थोड़े क्रॉस लिंकिंग होते हैं, ठीक है। तो इलास्टोमर का एग्जांपल क्या है, नियोप्रीन है, ब्यूनाएन है, नियोप्रीन, ब्यूनाएन, ब्यूनाएस, ये सारे इलास्टोमर का एग्जांपल है। अब नियोप्रीन क्या है, ब्यूनाएन क्या है, ब्यूनाएन नाइट्राइल रबर है, ब्यूनाएस है वो हमने कल ही देखा था स्टाइरिब्यूटाइड रबर है। ये सारे जो पॉलीमर है उसका अगेन मैन्युफैक्चरिंग है वो हम आगे यही चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हम आगे चले जाते हैं फाइबर्स के ऊपर। अभी फाइबर क्या है, फाइबर मींस थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड व्हिच इज हैविंग अ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हायर मॉड्यूलस। ऐसा सॉलिड जो कि थ्रेड फॉर्म करता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस व्हाट, कि कोई भी मटेरियल है वो टेंशन के सामने ब्रेक होने से कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो जो कि फाइबर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। और फाइबर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फाइबर है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फाइबर है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और उसकी जो चेन होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसकी जो चेन होती है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसका क्लोज पैकिंग होता है और जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। फाइबर्स का एग्जांपल किया है नायलॉन 66 एज वेल एज डेक्रोन, ये है पॉलीएमाइड टाइप का फाइबर और ये है पॉलीएस्टर टाइप का फाइबर। तो ये है फाइबर का एग्जांपल। इसके बाद का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैसा होता है कि लीनियर या फिर कई बार स्लाइटली ब्रांचेड, ठीक है, कई बार स्लाइटली जो पॉलीमर है उसके अंदर कुछ ब्रांचेस है वो आती है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है क्या, जब कभी भी कोई पॉलीमर को हम नॉर्मल टेम्परेचर के से हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, कूल करेंगे उसको, तब जाके वो हार्ड बन जाएगा। ऐसे पॉलीमर को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। उसका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है। इलास्टोमर और फाइबर का इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंदर होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जांपल कौन कौन सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, डेक्रोन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 66 है, ये सारे जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जांपल है। इसके बाद का जो पॉलीमर है ना वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक से थर्मोसेटिंग है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ही ब्रांचेस आती थी, लेकिन इसमें तो हेवीली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड टाइप ऑफ पॉलीमर। इसलिए जब कभी भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर को नॉर्मल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तब जाके वो इजीली सॉफ्ट नहीं होता है और सॉफ्ट होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें जो क्रॉस लिंकिंग होता है वो क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। इसलिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो है एकदम से हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से थर्मोसेटिक पॉलीमर है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें टेम्परेचर की इंपैक्ट होने की वजह से इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता नहीं है। ऐसा होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हो गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल कौन कौन सा है, बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है, ये सारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का टाइप, अभी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसका तो सिर्फ दो ही टाइप्स कल हमने देखा था बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसमें भी दो ही देखा था। पहली जो टाइप्स है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन और जो दूसरा टाइप्स है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, उसका एक दूसरा नेम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसका भी एक दूसरा नेम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ही क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो अभी तो पहले हम
पहला जो टाइप है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वो देखेंगे। पहले तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग एनी टाइप्स ऑफ मोनोमर दैट इज अटैच्ड टुगेदर विद ईच अदर by strong covalent bond and by repeated addition reaction form a big molecule. That molecule is known as addition polymer and that process is known as addition polymerization process. लेकिन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, इसमें जो मोनोमर यूज होता है वो मोनोमर कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। जब कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर है वो एक साथ इकट्ठे होके मोनोमर में से पॉलीमर बनाते हैं, तब जाके उसकी जो चेन ग्रोथ होता है, चेन ग्रोथ होने की वजह से जो पॉलीमर बनता है इसलिए उसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। लेकिन चेन का ग्रोथ होता है तब एक स्पीसीज फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल क्या है? अब आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि फ्री रेडिकल है वो एक ऐसा स्पीसीज जो कि हाईली रिएक्टिव है एंड शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, ठीक है, ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हम आज देखेंगे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना वो आज हम देखेंगे। इथिन में से पॉलीथीन हम बनाते हैं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉर्म होता है। जब कभी भी हम इथिन को हायर टेम्परेचर के ऊपर या फिर एक्सेसिवली लाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब जाके पहले तो उसमें से क्या फॉर्म होता है? जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होता है। तो फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल है कोई इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में फॉर्म होगा। इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अभी पहले तो जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, तीन स्टेप्स में डिवाइड होती है। पहला जो स्टेप है वो है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरा जो स्टेप है वो है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, जो तीसरा जो स्टेप है वो है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। अभी चेन इनिशिएट कैसे होती है? तो हमारे पास हमने देखा कि अभी इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट है, ये दो टाइप इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट, ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज है वो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म करते हैं। तो कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कि एज अ इनिशिएटर या फिर एज अ कैटलिस्ट की तरीके से यूज होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5C double bond OO, C6H5C double bond OO, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड, इसको भी आप एज अ इनिशिएटर या फिर एज अ कैटलिस्ट की तरीके से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बेंजोइल पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होकर रिएक्शन करेंगे तब जाके ऐसा मॉलिक्यूल है वो बनेगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 2CO2 मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, इसको हम बोलेंगे फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो है स्मॉल स्पीसीज, एकदम से स्मॉल स्पीसीज, ठीक है, एकदम से स्मॉल फ्री रेडिकल है। लेकिन जब कभी भी ये फिनाइल फ्री रेडिकल है C6H5 ये इथिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कंटेनिंग हमारा अनसैचुरेटेड मोनोमर इथिन है उसके साथ ये फिनाइल फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा, तब जाके C6H5 CH2 ऐसा जो बिग या फिर लार्जर साइज का फिनाइल फ्री रेडिकल है वो बनाएगा। तो ऐसे हमारी जो चेन है वो इनिशिएट होगी, ठीक है। अब चेन प्रोपोगेट कैसे होगी, मतलब चेन आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है, हमारी रिएक्शन है वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये लार्ज साइज का जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना C6H5CH2CH2, ये लार्ज साइज का फिनाइल फ्री रेडिकल बना, उसकी अगेन हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके क्या बनेगा? C6H5CH2CH2CH2CH2 ऐसा फिनाइल फ्री रेडिकल है वो बनता है अगेन और लार्ज साइज, ठीक है। लेकिन उसकी से फॉर एग्जांपल हम n नंबर ऑफ इथिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा C6H5CH2CH2 n टाइम्स
CH2 ठीक है। तो एक ऐसा बिग जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा, ठीक है। तो एक ऐसा बिग जो फ्री रेडिकल है वो ये बनता है। ये फ्री रेडिकल और एक इसके जैसे ही सिमिलर एक और दूसरा फ्री रेडिकल है वो एक साथ इकट्ठे होके चेन है उसको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा और उसमें से क्या बनाएगा, इथीन में से पॉलीथीन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो आगे बढ़ती है। पहला स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, इसके बाद का जो लास्ट स्टेप है वो है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है वो कैसे आगे बढ़ता है वो हम पहले देख लेते हैं। C6H5 CH2 n टाइम्स CH2 एक ऐसा मॉलिक्यूल और इसके जैसा ही सिमिलर एक और मॉलिक्यूल C6H5 CH2 n टाइम्स CH2 ये दोनों एक साथ इकट्ठे होकर रिएक्शन करेंगे तब एक बिग मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे पॉलीथीन, ठीक है। C6H5 CH2 n टाइम्स ये हो गया। इसके बाद CH2 1 2 3 4 बार CH2, इसके बाद एक बार और हमें लिख देना है CH2 n टाइम्स ये हो गया। इसके बाद एक ये है C6H5। तो ये हमारा जो बिग मॉलिक्यूल बना, ठीक है। ये बिग मॉलिक्यूल मतलब इथीन में से पॉलीथीन बनता है तो CH2 n टाइम्स ये है रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर बना इथीन में से पॉलीथीन, इसमें एक्चुअली पहले तो हुआ बेंजोइल पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ, उसमें से फिनाइल फ्री रेडिकल बना जो कि जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो इथीन मोनोमर है उसके साथ रिएक्शन होके बिग साइज का लार्जर साइज का फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता है। ऐसे हमारी जो रिएक्शंस है वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो बिग साइज का जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो अगेन और एक इथीन का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट होके जो बिग साइज का फिनाइल फ्री रेडिकल है वो बनाएगा। उसकी n नंबर ऑफ मोनोमर ऑफ इथीन के साथ रिएक्शन होगी तो ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल दोनों एक साथ इकट्ठे होकर एक जायंट मॉलिक्यूल बनाएगा। तो हमें पता है कि जो अल्किन है एंड इट्स डेरिवेटिव है लाइक इथीन है, प्रोपीन है, इसके और कई सारे जो डेरिवेटिव्स है उसमें से इथीन में से पॉलीथीन और प्रोपीन में से पॉलीप्रोपीन बनता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये 3 स्टेप्स में बनता है। पहला तो है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरा है वो है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप और जो ये लास्ट है वो है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। मतलब कोई भी रिएक्शंस होती है तो उस रिएक्शन की शुरुआत होती है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, उसके बाद धीरे धीरे वो रिएक्शन है वो आगे बढ़ती है मतलब प्रोपोगेट होती है और लास्ट में जाके वो रिएक्शन है वो टर्मिनेट होती है, वो स्टॉप होती है, तब जाके हमें इथीन में से पॉलीथीन है वो मिलता है। तो ये हुई एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फिर चेन ग्रोथ मैकेनिज्म से इथीन में से पॉलीथीन है वो कैसे बनता है उसके जो 3 स्टेप्स है वो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। इसके बाद का जो आगे का टाइप्स है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कल ही हमने देखा था कि नायलॉन 6,6, ठीक है। तो नायलॉन 6,6 है उसमें एक मोनोमर है हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन और दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड दोनों मोनोमर के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और उसमें से जो पॉलीमर बनता है नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 के अंदर C डबल बॉन्ड ONH मतलब कि CONH पॉलीएमाइड टाइप का फंक्शनल ग्रुप है वो नायलॉन 6,6 के अंदर प्रेजेंट होता है। एमाइड प्रेजेंट होता है इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड टाइप का
पॉलीमर, ठीक है। तो नायलॉन 66 है वो एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, क्योंकि उसमें बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर है वो एक साथ इकट्ठे होके उसमें से जो पॉलीमर बनाते हैं वो पॉलीमर बनता है, तब रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से पॉलीमर बनता है। और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O है या फिर HCl है या फिर अल्कोहल है या फिर एमोनिया है, ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से बाइफंक्शनल या फिर ट्राइफंक्शनल मोनोमर में से जो पॉलीमर बनता है वो पॉलीमर में भी अगेन डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप या फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देन मोनोमर, ठीक है। और ये जो पॉलीमर बनता है ये पॉलीमर का मोलर मास है, ये तो मोनोमर के मोलर मास से हायर ही होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक स्टेप में से इसमें से ये बनता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उससे कौन कौन से पॉलीमर है वो फॉर्म होते हैं। ये भी पहला तो हमने कल ही देख लिया था कि नायलॉन 66। दूसरा है डेक्रोन, हम बारी बारी ये डिस्कशन कर रहे हैं। डेक्रोन, डेक्रोन क्या है? टेरिलीन, टेरिलीन मींस पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर, जैसे कि नायलॉन 66 है वो है पॉलीएमाइड टाइप का फंक्शनल पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर, क्योंकि उसमें बारी बारी से रिपीटेडली CONH जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। और इसमें डेक्रोन है या फिर जो टेरेलिन है ये पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर है, क्योंकि उसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें क्या हो रहा है रिपीटेड यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट इसमें पॉलीएस्टर या फिर डेक्रोन है, इसमें टेरिलिन या फिर डेक्रोन है, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो एस्टर, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर, पॉलीएस्टर टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नायलॉन 66 है, डेक्रोन है, ये स्टेप ग्रोथ या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं, जो कि उसमें दो बाइफंक्शनल या फिर ट्राइफंक्शनल मोनोमर की रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर HCl है, अल्कोहल है या फिर एमोनिया रिलीज होने की वजह से जो पॉलीमर बनता है वो पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप होता है वो टोटली मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट होता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है और ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन से फॉर्म होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो ये हो गया आज का हमारा दो क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड ऑन मोलेकुलर फोर्सेस, उसमें चार टाइप्स थे इलास्टोपर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। और इसके बाद का जो आगे का टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उसमें आता था एडिशन पॉलीमराइजेशन और उसको हम बोलते थे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। उसमें हमने देखी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें हमने तीन टाइप्स देखे कि चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपोगेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग। तीन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मतलब तीन जो स्टेप्स है उसमें ये रिएक्शंस होती थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो है कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये हो गया आज का हमारा दो क्लासिफिकेशन, दो टॉपिक। इसके बाद कल से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर है वो स्टडी करने वाले हैं, लाइक पॉलीथीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, टेफ्लॉन लाइक पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसके बाद डेक्रोन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 66 है, रबर है, उसमें भी नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, धीरे धीरे आगे सब टॉपिक है वो आगे कवर अप करते जाएंगे। लेकिन आज हमने जो दो क्लासिफिकेशन देखा है वो दो क्लासिफिकेशन आप ये वीडियो देख के एक बार पढ़ना, लिखना, उसकी रिएक्शन लिखना, और थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में एक बार वो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कल से हम पॉलीमर है उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ तक रुकते हैं, कल आप आओ, जब भी कल हम ये लेक्चर में आगे कंटिन्यू करें तब तक आपको ये जो सारे आज हमने क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा यहाँ तक का देखा है वो एक बार रिवाइज कर लेने का है, ताकि आगे आपको सब चीजें है वो समझ में आए, ठीक है।